वेल अगर आप फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स के बारे में सोचो तो इन सभी में एक चीज़ कॉमन होती है बिसाइड्स देयर हेफ्टी प्राइस टैग्स, कि अपने बेसिक्स को अच्छे से करते हैं। और इन बेसिक्स को ना हम बेसिकली 5 टुकड़ों में डिवाइड कर सकते हैं: गुड डिज़ाइन, परफॉर्मेंस, कैमरास, बैटरी एंड सॉफ्टवेयर। अब मान लो आपका बजट सिर्फ 30,000 रुपये और आपको इस बजट के अंदर अंदर अपने लिए एक फ्लैगशिप किलर फ़ोन बनाना है और आप इन 5 एलिमेंट्स में से सिर्फ 3 ही चूज़ कर सकते हो, तो आपकी चॉइसेस क्या होंगी? टेक योर टाइम। वेल अगर आपका जवाब भी ये है तो आप लकी हो, क्योंकि एग्जैक्टली यही पोको ने अपने नए F6 के साथ किया है। तो कैसे हो गाइस, मैं हूं आयुष टेक प्राइड से और मैं इस नए F6 को लगभग पिछले 1 महीने से यूज़ कर रहा हूँ एज माई मेन फ़ोन। और मैं इसको ना तसल्ली से यूज़ करना चाह रहा था बिफोर टॉकिंग अबाउट इट, ताकि इसकी सच्चाई जान सकूं, क्योंकि पोको के साथ एज अ ब्रांड बहुत स्केप्टिसिज्म चल रहा है आजकल, वेदर दैट बी बिकॉज ऑफ मदरबोर्ड इशूज, ग्रीन लाइन, ब्लोटवेयर। तो एक एक करके सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, मगर उससे पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो स्टार्ट परफॉर्मेंस से ही कर लेते हैं। और पोको फोन्स की एक लेगेसी रही है सिंस द F1, टॉप टीयर परफॉर्मेंस ये फोन्स ऑफर करते हैं और इस बार भी इट्स नो डिफरेंट। F6 लेटेस्ट स्नैपड्रैगन 8S Gen 3 चिप के साथ आता है, जो कि सेम आर्किटेक्चर पे बनी है एज द फ्लैगशिप 8 Gen 3। तो जैसा आप एक्सपेक्ट करोगे परफॉर्मेंस एकदम सॉलिड है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट पे होल अनदर लेवल की परफॉर्मेंस ये चिप ऑफर करती है। अब आई नो आप लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हो, तो हियर आर द बेंचमार्क्स। वेल काफी अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस प्राइस पॉइंट के किसी भी और फोन से ज्यादा स्कोर्स हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ CPU एंड GPU। और इवन मेरे लास्ट ईयर के S23 अल्ट्रा, जो कि इससे 4 गुना ज्यादा महंगा था, बिल्कुल उसी जैसे स्कोर्स निकाल के दे रहा है। अब देखो यार, नंबर्स को देख के खुश होना अलग बात है, बट ये फोन रियलिटी में कैसा परफॉर्म करता है? वेल यहाँ पे नंबर्स झूठ नहीं बोल रहे हैं। ऑनेस्टली काफ़ी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस है इसकी। इसे यूज़ करते वक्त कई बार तो मैं भूल ही जाता हूँ कि फ़ोन सच में 30,000 रुपये के अंदर अंदर का है। सच में एक्सेलेंट परफॉर्मेंस है, ऑन पार है 1-1 लाख के फ्लैगशिप्स के साथ। ऐप्स जल्दी खुलते हैं, पूरा सिस्टम काफ़ी रिस्पॉन्सिव लगता है। और ये मॉडल जो मेरे हाथ में है वो 8GB रैम वाला वेरियंट है और ऐप्स भी मेमोरी में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आई वहाँ भी। UFS 4.0 स्टोरेज आता है, तो एक्सपोर्ट्स कर लो, चाहे फाइल्स कॉपी कर लो इधर उधर, तो ये सारी चीज़ें बहुत एक्सीलेंट है। पर सही मायने में ये चिप गेमिंग करते वक्त शाइन करती है। अब कोई एक डिस्क्लेमर, आई डोंट प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स ऑन माई फोन, पर कभी कभी कॉर्ड मोबाइल पे फ्री फॉर ऑल एंजॉय कर लेता हूँ। तोड़फाड़ परफॉर्मेंस है यहाँ भी, और डेवलपर्स का सपोर्ट अपेरेंटली अच्छा है इस चिप को लेके। तो 120 FPS का सपोर्ट आ गया ऑलरेडी, तो गेम प्ले एकदम स्मूथ लगता है। और घंटों के गेमिंग सेशंस के बाद भी मैंने कोई स्लोइंग डाउन या थ्रॉटलिंग वगैरह फील नहीं करी, और कुछ खास गर्म भी नहीं हुआ। इसमें एक गेम मोड भी आता है, इसे इनेबल्ड रखो तो थोड़ा बहुत फ्रेम रेट बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से फोन गेमर्स के लिए डिलाइट होने वाला है, पॉसिबली द बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल अंडर 30 के। पोको क्लेम तो कर रहा है 2400 निट्स की पीक ब्राइटनेस, पर रियलिटी में इट लुक्स नो ब्राइटर देन माई 23 अल्ट्रा 1750 निट्स। और आजकल यही हो रहा है, एक आध पिक्सल को पुश करके कुछ भी नंबर क्लेम कर देते हैं, जैसे रियलमी वालों का 6000 निट्स ऑन देयर GT60। बट आप लोग परसुएड मत होना, रियलिटी में उतना कुछ एक्सट्रीम नहीं होता जितना लगता है। बट नो डाउट इस फोन की ब्राइटनेस से मेरी कोई कंप्लेन नहीं है। इंडोर्स और आउटडोर्स दोनों ही सिचुएशंस में अच्छी ब्राइटनेस है। बस इस डिस्प्ले का ऑटो ब्राइटनेस सेंसर ज़्यादा ही सेंसिटिव एक्ट करता है कभी कभी, तो ब्राइटनेस बहुत फ्लक्चुएट होती है। HDR और डॉल्बी विजन का भी सपोर्ट देखने मिल जाता है हमें नेटफ्लिक्स और यूट्यूब दोनों पे। मैंने पूरा फॉल आउट देखा प्राइम वीडियो पर ऑन दिस फोन और मुझे बहुत मज़ा आया। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया डिस्प्ले लगी मुझे इसकी, स्पेशली फॉर द प्राइस। बस आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ी डीसैचुरेटेड लग रही थी, क्योंकि सैमसंग ने मुझे स्पॉइल कर दिया है। बट फिर मैंने इसका स्क्रीन मोड जाके विविड पे सेट कर दिया एंड एवरीथिंग लुक्ड ग्रेट। अब स्पीकर्स की बात करूँ तो ये मुझे एवरेज ही लगे। लाउड तो बहुत है, क्लैरिटी भी ठीक है, पर वोकल्स थोड़ा वीक साउंड करते हैं। क्या डे टू डे कंटेंट कंजम्पशन और गेमिंग वगैरह के लिए इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। जस्ट लाइक इसकी बैटरी लाइफ 5000 mAh एक डिसेंट नंबर है, और ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छे से करा है सॉफ्टवेयर एंड पे, तो रियलिटी में अच्छे से ट्रांसलेट भी होता है। ऑन अ फुल चार्ज आराम से 1 से 1.5 दिन निकल जाता है विद अराउंड 6 to 7 आवर्स ऑफ स्क्रीन ऑन टाइम मॉडरेट यूजेज पे। आपका माइलेज वेरी कर सकता है, बट मुझे काफी इंप्रेसिव लगा। ऑफ कोर्स आप इस पे गेमिंग या कुछ हैवी टास्क वगैरह करोगे तो जल्दी मर जाएगा, हो सकता है एक ही दिन में दोबारा भी चार्ज करना पड़े। पर थैंकफुली गेट अ 120 वॉट चार्जर इस फोन के साथ, जो कि आजकल एक डाइंग ट्रेंड है। पर मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करता हूँ जब इतनी कॉम्पिटेटिव स्पेस में कंपनीज अच्छे खासे चार्जर्स दे रही हैं। बट ये फोन मैक्सिमम 90 वॉट्स की चार्जिंग ही
सपोर्ट करता है डिस्पाइट दैट 120 वॉट चार्जर, जो कि स्टिल इम्प्रेसिव है। 10 मिनट के अंदर अंदर आपका फ़ोन 30-35% चार्ज हो जाता है, तो अर्जेंट सिनेरियोज में काफ़ी काम का है ये फीचर। ओवरऑल मैं इस फ़ोन की बैटरी लाइफ से काफ़ी खुश हूँ। सॉलिड 4.5 आउट ऑफ 5 मैं इस फ़ोन की बैटरी लाइफ को दे दूंगा आराम से। तो ये तो वो एलिमेंट्स हो गए जो डेफिनेटली F6 के फेवर में है ही, और अगर आपको इन्हीं चीज़ों से फ़र्क पड़ता है तो शायद आपको आंसर भी मिल गया होगा कि आपको इसके साथ जाना चाहिए या नहीं। पर जैसा कहते हैं ना, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, हमेशा थोड़ा और जानने में कोई बुराई नहीं होती, स्पेशली कुछ ऐसी चीज़ें जो एक फ़ोन का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब या इम्प्रूव कर सकती हैं। जैसे बड़ा होने के बावजूद भी ये फ़ोन काफ़ी कंफर्टेबल लगा मुझे, क्योंकि इसका डिज़ाइन टॉल टाइप का है तो हाथ आराम से रैप हो जाता है, और इसका इतना लाइट वेट होना कंफर्ट तो बढ़ा ही रहा है। मगर एर्गोनॉमिक्स से एक कदम आगे बढ़े तो बहुत जल्दी समझ आने लगता है कि इस फ़ोन के डिज़ाइन में कहाँ कहाँ कॉस्ट कटिंग हुई है। जैसे इस फ़ोन के पीछे एक प्लास्टिक बैक है, अभी इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है और मैट फिनिश होने के कारण इतनी जल्दी स्क्रैच भी नहीं होता, मगर फिर भी थोड़ा चीप तो लगता है। आजकल इससे सस्ते फोन्स में भी ग्लास बैक देखने मिल जाता है, तो मुझे समझ नहीं आया कि यहाँ क्यों नहीं दिया। खैर, बैक से ज़्यादा मुझे इसकी साइड फ्रेम से प्रॉब्लम है, क्योंकि ये भी प्लास्टिक की है। एक बार लगभग बस 1.5-2 फीट की हाइट से गिर गया था मेरी पॉकेट से, और ऑलरेडी माइनर डेंट आ गया है, जो ऑनेस्टली थोड़ा डिसअपॉइंटिंग तो है। फ्रंट पे आए तो अनलॉकिंग के लिए फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने मिल जाता है। इट्स फास्ट एंड रिलायबल, पर क्योंकि इसकी पोजीशन थोड़ा नीचे की तरफ है तो टाइम लगता है यूज टू होने में। अब ग्लास की बात करें तो प्रोटेक्शन के लिए गोरिल्ला ग्लास विक्टस मिल जाता है, जो कि रिस्पेक्टेबल है प्राइस के हिसाब से, पर 1 महीने की यूजेज के बाद कुछ माइनर स्क्रैचेस आ गए हैं, और नो सरप्राइजेस हियर, ये टिपिकल है किसी भी फोन के साथ। अब अगर ये अभी तक ऑब्वियस नहीं हुआ तो हाँ, मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी से इंप्रेस तो डेफिनेटली नहीं हुआ, पर सच बताऊं तो मोस्ट लोगों से एक स्क्रीन प्रोटेक्टर और केस के साथ यूज करना है तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। मैंने दोनों ही चीज़ों के बिना यूज़ किया ताकि ड्यूरेबिलिटी का पता चल सके। लेकिन बेस्ट पार्ट यह है कि पोको ने दोनों ही चीज़ें, एक फिल्म बेस्ड स्क्रीन प्रोटेक्टर और एक सिलिकॉन केस पहले से ही दिया है बॉक्स में, जो कि अच्छा है, आपको मार्केट में फालतू परेशान नहीं होना पड़ेगा। पर थोड़ा कुछ परेशान कर सकता है तो वो इसके कैमराज। इट कम्स विद अ वाइड एंड एन अल्ट्रा वाइड कैमरा, जो कि डिसेंट है, अच्छी लाइट में। शार्पनेस ठीक है, डायनामिक रेंज भी ठीक है, वाइट बैलेंस थोड़ा ऑन एंड ऑफ रहता है, कलर्स मोस्टली बढ़िया हैं, थोड़े ओवर सैचुरेटेड लगते हैं कभी कभी। पोर्ट्रेट मोड भी डिसेंट है, एजेस वगैरह डिसेंटली कट कर देता है आराम से। पर जैसे ही लाइट कम होती है ना तो ये सिस्टम स्ट्रगल करने लग जाता है, फोटोज नॉइजी और सॉफ्ट हो जाती हैं। वीडियो के मामले में प्राइस के हिसाब से डिसेंट है। रियर कैमरा आपको 4K 60 FPS तक शूट करने देता है और क्वालिटी भी ठीक ठाक है। OIS आता है तो स्टेबलाइजेशन बढ़िया देखने मिल जाता है। फ्रंट कैमरा की बात करें तो ये सिर्फ अप टू 1080p 60 ही शूट कर सकता है। आई डोंट नो 4K क्यों नहीं दिया, शायद किसी को व्लॉगिंग वगैरह करनी है तो उसके काम आ जाता। खैर, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो क्या ये बेस्ट कैमरा है इस प्राइस रेंज में? बिल्कुल भी नहीं। मतलब अगर कैमराज आपकी प्रायोरिटी हैं तो यू शुड कंसिडर Realme GT60 या मोटो का H50 Pro, दोनों ही इससे बेटर कैमरा सिस्टम्स हैं। बाकी F6 अपनी प्राइस के हिसाब से एक डिसेंट कैमरा सिस्टम ऑफर कर देता है। अगर आपको फैमिली फोटोज़ लेनी है, सोशल मीडिया वगैरह पे डालना है, तो इन सभी चीज़ों के लिए कैमरा सिस्टम सफिशिएंट तो है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में। MI ने रिसेंटली अपने पुराने MIUI से HyperOS पे ट्रांजिशन किया है और बहुत कुछ बदल गया है, मोस्टली फॉर द बेटर। एनिमेशंस काफ़ी स्मूथ लगते हैं, UI देखने में बेटर लगने लग गया है पहले से, और जेनरेटिव फीचर्स भी आ गए फोटोज ऐप में। HyperOS मोस्टली एक फीचर पैक्ड UI लगा मुझे। कॉल रिकॉर्डिंग हो गई, कस्टमाइजेशन हो गया, डुअल एप्स जैसे बहुत से ज़रूरी फीचर्स पहले से हैं यहाँ, लेकिन कुछ क्रूशल चीज़ें अभी भी पहले जैसी हैं या मिसिंग हैं। ब्लोटवेयर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें इतने सारे फालतू के ऐप्स और गेम्स प्री इंस्टॉल्ड आते हैं जो कि मुझे हटाने पड़े। फोल्डर्स में ऐप इंस्टॉल करते वक्त इवन ऐप ड्रॉअर पे भी अभी भी एड्स आते हैं, जो सच में एक बहुत बेकार मूव लगता है मुझे पोको की तरफ से। मोस्ट फोन जो 20-25 हज़ार रुपए के ऊपर आते हैं ना, उनकी UI अब बेटर हो रही है, क्लीनर हो रही है। जैसे रिसेंटली अभी जो Realme का कलर OS है वो काफी इंप्रूव हुआ, ब्लोटवेयर वगैरह सब हटा दिया उसमें से। मोटो का UI तो पहले से ही काफी क्लीन था। आई गेस 2024 में हाई टाइम की पोको को समझना चाहिए कि स्पेक्स डोंट मीन एक्सपीरियंस। और इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मुझे कहीं कहीं बहुत इफी लगा। कुछ वियर्ड बग्स तो फेस करे ही करे, और कई बार मेरी यूसेज में रिफ्रेश रेट रैंडमली डिप हो रहा था। सिर्फ थर्ड पार्टी ऐप्स में ही नहीं, इनके खुद के डिफॉल्ट लॉन्चर में, जो आज भी फॉल्टी है। बेसिक फीचर्स लैक करता है। कोई ऐप कन्वीनियंटली ऐप ड्रॉअर से ढूंढ के होम स्क्रीन पे लगाना हो, गुड लक। मल्टीपल आइकॉन्स या फोल्डर्स मूव करने हो होम स्क्रीन पे एक साथ, भूल जाओ। फीचर पैक्ड गैलरी ऐप चाहिए,
गूगल फोटोज तो है। आई होप पोको इन चीज़ों को जल्दी रिजॉल्व कर दे, स्पेशली ब्लोटवेयर एंड एड्स, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पे चीज़ बस अब अनएक्सेप्टेबल लगती है। तो अब एड्रेस करते हैं दी मदरबोर्ड इन द रूम। लास्ट ईयर बहुत सारे पोको के यूजर्स ने रिपोर्ट किया कि उनके मदरबोर्ड्स डेड हो रहे हैं ट्विटर पे, और उसके कारण पोको की बहुत बदनामी हुई। तो क्वेश्चन ये है कि कैन यू ट्रस्ट पोको नाउ? क्या हुआ ना, उस बदनामी के चक्कर में दूसरे भी बहुत सारे जो इश्यूज थे, जैसे ग्रीन लाइन, ग्रीन स्क्रीन वगैरह, इन सारी चीज़ों को भी ऐसे ही प्रोमिनेंस मिल गई। अब जितना पता चला है, मोस्ट प्रॉब्ली बैच खराब था, तो उस चीज़ के कारण पोको ने फ्री रिप्लेसमेंट्स और एक्सटेंडेड वारंटी और भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें दी है। खैर, अब वो तो एक अलग ही मैटर है। हम जज ऐसे कर सकते हैं कि जो इनकी लास्ट सीरीज थी, जैसे X5 और F5, उसमें बहुत कम लोगों ने इन इश्यूज को रिपोर्ट किया है। तो आई गेस इन लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल पे काम तो किया है। बाकी ग्रीन लाइन वगैरह तो इतना कुछ खास था भी नहीं, मतलब वो तो हर ब्रांड में आया है, एप्पल, सैमसंग, सारे फोन्स में हुआ है। तो पोको को अकेले को पिन पॉइंट करने का कोई मतलब नहीं है। तो कंसिडरिंग देयर प्रोडक्ट, मतलब हाँ, मैं तो करता, बाकी आप करोगे कि नहीं कमेंट्स में जरूर बताना। आई थिंक ये एक अच्छा फोन है, गुड डिजाइन चेक, गुड परफॉर्मेंस चेक, गुड बैटरी चेक, आई थिंक, और कैमराज और सॉफ्टवेयर एक एक्सेप्टेबल ट्रेड ऑफ है, स्पेशली इस प्राइस पे। तो यही था आज की वीडियो के लिए। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। और अगर आपके पोको F6 से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो कमेंट्स में पूछ लो, वहां पे रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। ख्याल रखो अपना। मैं हूं आयुष फ्रॉम टेक प्राइड। मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।